उधर जम्मू कश्मीर से बुधवार को एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को गमगीन ही कर दिया। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 सपूत शहीद हो गए। इन जवानों की शहादत से पूरा देश स्तंभ है। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं। वो कश्मीर जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि अब यहाँ अमन चैन लौट आया है। अब शहादत गर्द सिर नहीं उठाते। यहाँ की शांति की मिसाल देते सरकार थक नहीं रही थी। सरकार लगातार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर अब सुरक्षित है, लेकिन क्या ये वही सुरक्षित कश्मीर है? क्या ये तस्वीरें सच में दिल को तसल्ली देने वाली हैं? शायद नहीं। पूरी सड़क सेना की गाड़ियों से भरी पड़ी थी। एम्बुलेंस चक्कर लगा रही थी। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहा था। रोते बिलखते लोगों की आवाज से कलेजा फट रहा था। जम्मू कश्मीर को लेकर किए जा रहे सारे दावे फिलहाल तो सच नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दहशतगर्द अब भी हमारे जवानों के खून से इस जमीन को लाल करने में लगे हुए हैं। तस्वीरें अनंतनाग के कोकोरेनाग की हैं, जहां मंगलवार देर रात कायरो की तरह छिपकर बैठे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर अचानक गोलीबारी कर दी। इस दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए 3 जाबाज अफसर शहीद हो गए। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, बटालियन कमांडिंग मेजर आशीष धोनेक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। वीर सपूतों की शहादत से पूरा देश गमगीन है। अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चला दी। सेना और पुलिस अब दोनों पाकिस्तानी आतंकवादियों के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है, जो उनके मारे जाने तक जारी रहेगा। हालांकि मुठभेड़ में 2 आतंकी भी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की ओर से होने वाले इस दुस्साहस ने एक बार फिर याद दिलाया कि घाटी से आतंक का सफाया अभी बाकी है। मंगलवार और बुधवार रात खुफिया जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। सेना और जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू करते ही आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस और सेना की एक संयुक्त टीम ने अनंतनाग के कोकरनाग के हलूरा गंडूल इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ी, सुरक्षा बलों के अधिकारी उस स्थान पर चढ़ गए जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपने की सूचना मिली थी। लेकिन जैसे ही वे ऊपर चढ़े तो वहां पर छुपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान सेना के एक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को गोली लग गई। आनन फानन में हेलीकॉप्टर से एनकाउंटर में घायल अफसरों को एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे सिपाही आर्मी डॉग कैंट का देहांत हो गया। इसके अलावा हमारे 3 सोल्जर्स को भी चोट लगा था और एक एसपीओ ऑफ जेकेबी, उनको भी कॉन्टैक्ट ऑपरेशन के दौरान चोटग्रस्त हुए। उनको तुरंत ही इवैक्यूएशन कराया गया और उनको सुरक्षित अस्पताल भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया के दौरान हमारे एक सोल्जर रवि कुमार, उनका निधन हो गया ब्लड लॉस की वजह से। काफी कोशिशों के बावजूद ये इंजरीज की वजह से उनका देहांत हो गया। बाकी जो चोटिल थे उनकी देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है और बिल्कुल सुरक्षित है। अनंतनाग में हमला करने वाले दोनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। दोनों पाकिस्तानी मूल के आतंकी हैं। एक द रेसिस्टेंट फ्रंट का कमांडर बाशिर डार है तो दूसरा लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर यूजेर है, जिन्हें ढेर करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन छेड़ दिया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े रेसिस्टेंट फ्रंट को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है।
ये एक जांच की प्रक्रिया के बाद पता चलेगा। फिलहाल तो ये जरूर प्रतीत होता है कि ये 2 पाकिस्तानी मिलिटेंट हैं। बाकी जानकारी छानबीन के बाद ही आपको बताया जा सकता है। फिलहाल सेना और पुलिस के जवानों ने पूरे अनंतनाग को घेर लिया है ताकि बलिदान का बदला जल्द से जल्द लिया जा सके और दहशतगर्दों को उनकी इस कायराना हरकत का जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। अनंतनाग घटनाक्रम पर हमारे रिपोर्टर ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जो भारत माता की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर गए ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। वो शहीद हो गए हैं। और हमारे साथ जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ SP वैद्य हैं, जो पूर्व DGP हैं जम्मू कश्मीर के। रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी हमारे साथ जुड़ गए, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़ गए, संवाददाता हैं जम्मू कश्मीर से हमारे। आप तीनों का स्वागत है। और विकास अब्रोल, पहला सवाल आपसे कि आतंकी हमला हुआ, 3 जवान हमारे शहीद हो गए और साथ ही 2 आतंकियों को भी मार गिराया गया। इसके इतर अब और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में अभी तक मिल पा रही है? देखिए, अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में अभी भी जो है एनकाउंटर जारी है और लगातार वहां पर फायरिंग चल रही है। अभी हाल ही में जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि अभी भी फायरिंग चल रही है और वहां पर 2 आतंकवादियों को घेर के रखा गया है, जिसमें से एक 10 लाख का इनामी आतंकवादी भी है और बहुत जल्द उनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। फिलहाल उस एरिया के कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया है और उस पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लिया गया है ताकि आतंकवादी किसी भी तरीके से वहां से भाग ना पाए। जी बिल्कुल TP त्यागी जी, क्योंकि जिस तरह की जो तस्वीर निकलकर सामने आई जम्मू कश्मीर से, बड़ी दुखदाई तस्वीर है। सरकार लगातार कोशिश में लगी है कि घाटी में शांति हो, लेकिन शांति के ही दुश्मन शांति नहीं होने देना चाहते। क्या इलाज है फिर इन लोगों का? सबसे पहले तो दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि और उनके परिवारों को सांत्वना। जी। अब हम शहीद होकर नहीं होना चाहते। अब हम शहीद, अब हम जिंदा रहकर देश की सेवा करना चाहते हैं। हमारा मुतालबा है कि शहीद होने का अवसर अब हम अपने दुश्मनों को दें। आम आदमी ये सवाल पूछता है कि क्या 2, 4, 5 आतंकियों के पास उससे ज्यादा क्षमता है जो कश्मीर के अंदर 5 लाख फौज है, CRPF है, पुलिस है, एजेंसीज है, कमांडोज है, क्या उनके पास उससे ज्यादा क्षमता है? दूसरा, वो ये पूछता है कि जब कभी शहादत के बारे में पूछा जाता है तो 2 पॉइंट बताए जाते हैं। पहला कि ये जो टेररिज्म है ये पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, और दूसरा उनकी मदद यहाँ के स्लीपिंग सेल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं अलावा इसके कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में जाए? चलिए वो तो अभी फिलहाल एक तरफ रखते हैं कि युद्ध में जाना है या नहीं जाना। दूसरा बचा कि जो यहाँ पे स्लीपिंग सेल है। अब एक सवाल पूछते हैं, पिछले 2 सालों में, यहाँ पे DG साहब बैठे हैं, पिछले 2 सालों में करीब 150, आई रिपीट 150 टेररिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने या तो सरेंडर कर दिया या जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहला प्रश्न, अगर एक आतंकवादी को पकड़ा जाता है तो हम उससे तरकीब से 40 राज उगलवा सकते हैं। 150, और इन 150 में 10% फॉरेनर्स आतंकवादी थे, यानी कि पाकिस्तान के थे। तो हम इनसे कितने राज उगलवा सकते थे? हम इनके स्लीपिंग सेल के माँ का, बाप का और बाप के मामा का सारे पता निकलवा सकते थे, नहीं निकलवाए गए। प्रश्न उठता है क्यों? तीसरी बात, हम T-90 टैंक और T-72 टैंक को लद्दाख की चोटियों पे पहुंचा सकते हैं,
क्या हम छोटे आर्मर्ड व्हीकल्स को जब हम सर्च ऑपरेशन चलाते हैं अपने साथ में नहीं रख सकते? अगर इस किस्म की चीजें रखी होती तो क्या ये मुमकिन था कि हमारे 3 ऑफिसर्स का शहादत हो जाती? जी। चौथा जो मैं फिर कहता हूँ, और हमारे डीजीपी साहब कहते हैं कि साहब पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर बहुत बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। मेरा प्रश्न ये है कि यूनिफाइड कमांड में रिएक्शन टाइम कम होता है और कोऑर्डिनेटेड कमांड में रिएक्शन टाइम ज्यादा होता है। और जब आतंकी ऑपरेशंस होती हैं तब एवरी सेकंड मैटर्स, तो रिएक्शन टाइम मैटर्स। हेंस कश्मीर में यूनिफाइड कमांड होनी चाहिए थी। जी। और मेरा एक सजेशन अब ये कि ये लगातार एक लंबे समय से चलता आ रहा है कि साहब आतंकी आते हैं, यहाँ पे हमले होते हैं, हर बार हमारे नेता अपनी जेब में से रटा रटाया भाषण देते हैं कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट थी, अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें अपने शहीदों के ऊपर बहुत गर्व है, उन्होंने मातृभूमि के लिए जान दी। कान पक गए ये सुनते सुनते। कोई आवश्यकता नहीं इसकी, कि हमें कोई हमदर्दी की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है कि अब बदलाव हो। मैं ये मानता हूँ पहले के मुकाबले बहुत बदलाव हुए हैं। एक जमाने में तो हम सर्च ही नहीं कर पाते थे घरों में, सर्च वारंट ले जाना पड़ता था। एक जमाने में तो आर्मी ऐसे एक्ट करती थी जैसे उसके हाथ पीछे बांध दिए हो। आज बेटर है, आज 370 हटने के बाद हड़तालें खत्म हुई है, पत्थरबाजी खत्म हुई है। लेकिन क्या ऐसे में ये नहीं किया जा सकता कि जो 60,000 सिपाही फौज से हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके पास प्रशिक्षण भी है, अनुशासन भी है, कर्तव्य निष्ठा भी है, ईमानदारी भी है, अगर उनको सरहदी इलाकों में कुछ किसी की जमीन दे के बसा दिया जाए तो फिर मजा ले कि कोई ड्रग स्मगलर या आतंकी घुस पाए। इस किस्म के परमानेंट इलाज की आवश्यकता है और इसको पहले अपनाया जा चुका है, अंडमान एंड निकोबार में अपनाया जा चुका है, चाइना ऐसा करता है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, बिल्कुल त्यागी जी, लौटूंगा आपके पास। विकास कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं इसी मामले से जुड़े। विकास बिल्कुल, अभी जो ताजा खबर आ रही है कोकना के इलाके में 2 आतंकवादी जो है मार गिरा है, जिसमें उजैर भी इंक्लूड है, जो 10 लाख के नाम पर काफी समय से वो मिलिटेंट एक्टिविटीज में लगा हुआ था और काफी ही हमलों में उसका हाथ था। अभी जो खबर आ रही है कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, उसमें से जो टेररिस्ट है उजैर जो है वो भी मारा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है ये। हाँ बिल्कुल। डीजीपी जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस बात को टीपी त्यागी जी कह रहे हैं कि परमानेंट इलाज की जरूरत है, ये परमानेंट इलाज आप कैसे देखते हैं और ये संभव कैसे हो पाएगा? नमस्कार के राणा जी, नमस्कार। ऐसा है, पहले सबसे पहले तो मैं इसका वेलकम करता हूं, ये जो दोनों टेररिस्ट मारे गए, इनका मरना बहुत जरूरी था, इन्होंने बहुत नुकसान किया और उसके लिए मैं सवेरे से कह रहा था कि इनकी मौत तो निश्चित है, 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, क्योंकि हमारी आर्मी और JNK पुलिस इस काम के लिए सक्षम है। सिर्फ जो कर्नल टीपी त्यागी बोल रहे हैं, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि परमानेंट इलाज बिल्कुल होना चाहिए। और जो इनफैक्ट ये जो आज बात कर रहे हैं, ये मैं बहुत सालों से गवर्नमेंट को, जब मैं सर्विस में था, मुझे रिटायर हुए 4 साल हो गए, मैं कई बार गवर्नमेंट को ये सजेशंस दे चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। आज यूनियन टेरिटरी है, आज डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है और MHA के हाथ में है। और इनफैक्ट हम तो कहते थे कि एक्स सर्विसमैन को बसाना चाहिए बॉर्डर के इलाके में, जो इनको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कनाल जो भी गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, उनको पूरे IB सेक्टर से लेकर पूरे LOC में, बॉर्डर के इलाके में इनको बसाना चाहिए। और इसमें कोई हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत होगी पॉलिटिशियनों को। हम तो चाहेंगे कि हालांकि आर्मी LOAC में डिप्लॉयड है, पूरे अखनूर से लेकर पूरे लद्दाख तक, और यहाँ BSF IB में सेक्टर में है, और यहाँ
इन्फिल्ट्रेशन का लेवल काफी कम हुआ है, बहुत सारी इक्विपमेंट भी लगी है। यहाँ इनफैक्ट हम तो 35 साल से देखते आ रहे हैं, और ये जो फेंसिंग करवाई गई ये भी हमारी मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस की डिमांड पर गवर्नमेंट ने तवज्जो दी। और जब वाजपेयी जी थे उन्होंने ये आईबी से लेकर पूरे एलओसी में फेंसिंग करवाई, जिससे फैक्ट है कि टेररिज्म का नंबर कम 10% रह गया। जहां 2500 टेररिस्ट ऑपरेट करते थे 90s में, 2500 से 3000, आज 150-200 टेररिस्ट ऑपरेट करता है। तो फेंसिंग करने से और इक्विपमेंट, सर्विलेंस इक्विपमेंट लगाने से, थर्मल इक्विपमेंट और सारी जो भी इक्विपमेंट लगाई है उससे बहुत फर्क पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आर्मी और बीएसएफ काफी हद तक कंट्रोल कर, बट जहां आप पाकिस्तान से जैसा दुश्मन हो, उस जैसे जिसकी पॉलिसी ही है कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट, उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं है। आपके जो कैंप्स हैं अक्रॉस, उनको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। और उन्होंने पूरी अपनी कौम को 3 ही चीजें सिखाई हैं कि नफरत की जाए हिंदुस्तान से, नफरत की जाए काफिरों से, और जिहाद करनी है, और गजवा हिंद करना है। उनको एजुकेशन से कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया के पूरी दुनिया में सीईओज बन गए, इंडिया कहां चांद तक पहुंच गया, उसे इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। पाकिस्तान से हमें बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से डील करना पड़ेगा। और इन्फिल्ट्रेशन, अगर आप एक सर्विसमैन को बचाओगे, जो कर्नल साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और उससे जो अगर कोई आर्मी के घेरे से निकल कर आता है, बॉर्डर एरिया से, एलओसी के एरिया से, तो उसको ये लोग हालांकि उसके बाद पुलिस की पिकेट्स भी आती हैं, उसके बाद बीडीसीज भी आती हैं, तो अगर एक सर्विसमैन भी उसमें कंट्रीब्यूट करे, हम तो वेलकम करेंगे। जब तक आप इन्फिल्ट्रेशन लेवल को 0 नहीं लाओगे, और जब तक पाकिस्तान से हथियार आते रहेंगे और टेररिस्ट आते रहेंगे, आप ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड बहुत मुश्किल से कर सकते हैं। और लेकिन मैं 2 चीजें यहाँ जरूर कहना चाहता हूँ, वो आप मुझे टाइम दें। वो ये है कि इसमें जनरली ऐसा तब होता है जब जो सोर्स आता है खबर लेकर, वो दोनों तरफ से मिला होता है, वो कंप्रोमाइज्ड होता है। कहीं वो उनको इतला देके तो नहीं आया कि मैं कर्नल साहब को और डीएसपी को और मेजर साहब को लेके आऊंगा और उनको आप टारगेट करना, मैं कहाँ हूँ। ये एस्पेक्ट इनको वहाँ के जो लोकल कमांडर्स हैं फौज के और पुलिस के, उनको देखना चाहिए। अगर कंप्रोमाइज नहीं था, तब भी टेररिस्टों को या तो कोई एडवांस इंफॉर्मेशन मिली अबाउट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, जो हमारी हरकत हुई जो फौज की और पुलिस की, उसके बारे में उनको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल गई, क्या किसी ने उनको इतला दे दी, क्या और उन्होंने घात लगाया, एम्बुश लगाया, और पहले जो बस्ट है उससे उन्होंने नुकसान, जो बेसिकली उनको मालूम था हमने तो मरना ही, हमें तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम इनका नुकसान करके जाएं। तो एक देखिए कर्नल मनप्रीत जैसा और मेजर क्या नाम है उनका, आशीष का, और डिप्टी एसपी हमायूं का, इनको ऐसे अफसर को तैयार करने में सालों साल लग जाते हैं भारत को। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, डीजीपी जी मैं लौटता हूं। और कैजुअलिटी आर्मी और पुलिस की नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि ये दोनों टेररिस्ट मारे गए, और हम चाहते हैं। मैं लौटता हूं आप पर, मैं लौटता हूं टीपी त्यागी जी। अब सवाल यह है कि कुछ खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि भारत के G20 में बड़ी सफलता और उसी से बौखलाया हुआ था पाकिस्तान, और इसीलिए इस तरह के हमले हुए और यह घटना निकल कर सामने आई। क्या ये हजम की जाए? इसमें कोई शक नहीं है कि आदमी अपनी बदनसीबी से कम दूसरे की उन्नति से ज्यादा परेशान होता है। अब ये दोनों चीजें सही हैं। पाकिस्तान की बदनसीबी, पाकिस्तान की गुर्बत, पाकिस्तान में गरीबी, पाकिस्तान के अंदर झगड़े और स्थिति, ये
कि पीओके जैसी जगह में लोगों का उठ के आना और ये कहना कि मोदी जी हमें बचाओ, हमें पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाओ, कारगिल के दरवाजे खोल दो, कश्मीर के दरवाजे खोल दो, हम आके मिलना चाहते हैं क्योंकि हमें वहाँ का कश्मीर अपने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सिचुएशन देखने के बाद अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई दूसरी भी नहीं होती तो वो भी यही कहती और इसी बात से जलन होती कि एक तरफ तो हम गड्ढे में चले गए हैं और एक तरफ वहां पे चंद्रयान लैंड कर रहा है साउथ पोल पे और G20 एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है जो आज तक की G20 की जितनी भी समिट हुई है उन सबको पीछे छोड़ चुका है। ऐसे में उसका बौखलाना आवश्यक है। लेकिन सर मेरा प्रश्न ये है कि उसके बौखलाने के चक्कर में क्या हम अपने जवानों को मरवा दें क्योंकि वो बौखला गया है। अरे एक छोटा देश है। मेरा ये कहना है बेसिकली कि भाई 5, 7, 8, 10 जो भी आतंकी आए हैं वो आके जो हमला करते हैं उसमें 2 चीजें शामिल हैं। एक तो ये कि उनके पास हथियार, दूसरा ये कि उनकी जानकारी। जो उनके पास हथियार है क्या वो हमारी इतनी मैसिव आर्मी 5 लाख से भी ज्यादा जो कश्मीर में है, इतने सारे फोर्सेस, क्या उनके हथियारों से, उनकी कैपेबिलिटीज है, उनकी क्षमता से ज्यादा हो सकते हैं? कॉमन सेंस में समझ में ही नहीं आता। बिल्कुल। और वो भी जब एक बार अगर अचानक हो जाए तो मान लेते हैं, लेकिन जब ये बार होता ही चला जा रहा है तो कैसे ना माने? तो फिर सवाल उठता है दूसरा ये कि साहब उनकी जानकारी कौन देंगे? स्लीपिंग सेल देंगे। स्लीपिंग सेल जो है उनकी जानकारी तो हमारे पास होनी चाहिए क्योंकि अगर हमारे पास एक भी आतंकी पकड़ा ना गया होता तो हम मान लेते। हमने एक नहीं, 2 नहीं, 150 आतंकी पकड़ लिए या उन्होंने सरेंडर कर दिया और खाली अगर मान लीजिए वो लोकली होते तो भी मान लेते। लेकिन उसमें 10% फॉरेनर्स हैं यानी कि जो पाकिस्तान के आतंकी हैं, वहां के पकड़े गए, यहाँ के पकड़े गए, सरेंडर है। उनसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो ये कहती है हम तो दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है उसका भी पता लगा लेते हैं। कहाँ चले गए थे ये कारगिल में जब ऑक्यूपाई किया गया? कहाँ चले गए थे ये गलवान में जब चाइना ने हमला किया? ये इंटेलिजेंस एजेंसी फेल हो चुकी है। इंटेलिजेंस एजेंसी की जो जिम्मेदारी थी इस काम को करें। सर देखिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। हम नहीं चाहते, अब हम शहीद होना नहीं चाहते, हम किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट सुनना नहीं चाहते। नाउ द टाइम हैज कम। बिल्कुल। अब और हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, वरना इस सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया जाएगा। नो ब्लडी क्रिकेट मैच। बिल्कुल। डीजीपी जी, सवाल अब इसी से निकल के ये आता है कि आखिर इतने चुप क्यों हैं, या क्या अब पाकिस्तान को खत्म करने की बारी है? प्यार से समझा कर देख लिया, हर तरह से मना कर देख लिया, अब नहीं मानता है तो फिर इलाज तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ऐसा है, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए। किससे बात करेंगे? एस्टैब्लिशमेंट वहां हर चीज कंट्रोल करती है, वहां की फौज हर चीज कंट्रोल करती है, ISI कंट्रोल करती है। वो तो आपसे बात करना नहीं चाहते। वो तो उनकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो तो गजबा हिंद करना चाहते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर के लीडर बोलते हैं कि आप बात करिए, तो हमारे 2 प्रधानमंत्री वहां गए अपना पॉलिटिकल कैरियर रिस्क करके। वाजपेयी जी गए तो क्या हुआ? कारगिल। मोदी जी गए, क्या हुआ? पठानकोट। तो आप किससे बात करेंगे? बाकी वहां जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो कठपुतली हैं, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ तक कर्नल त्यागी का सवाल है। जम्मू कश्मीर में आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री बहुत, वहाँ यूनिफाइड कमांड भी है, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड करते हैं। उसमें आर्मी कमांडर सभी हैं और सभी फोर्सेस के वो भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी हैं और JNK पुलिस भी है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। तो उसमें यूनिफाइड कमांड है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में जहां तक मेरा तजर्बा है कोई डिले नहीं होता है। मैं और कोर कमांडर तो 1 फोन कॉल अवे थे। हमारा आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल। लेकिन डीजीपी, मेरा सवाल इसी में यह है कि आखिर हम क्यों बातचीत पर अभी भी जोर दे रहे हैं? क्या अब जरूरत नहीं है कि जैसा वो चाहते हैं उसी हिसाब से? मैं यही कहता हूं कि बातचीत किससे करेंगे? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान में किससे बात करेंगे? प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर कठपुतली।
और उनकी एस्टैब्लिशमेंट हर चीज कंट्रोल करती है। कल इमरान खान था, आज कोई और प्राइम मिनिस्टर है, जिसको वो चाहेंगे वो ले आते हैं। तो जो उनके इशारे पे नाचता है, उससे पहले नवाज शरीफ था, उससे पहले दूसरा था। तो आप उनके हाथ में है ही कुछ नहीं, वो फैसला ही नहीं कर सकते। तो एस्टैब्लिशमेंट आपसे बात करके राजी नहीं है, वो तो अपनी पॉलिसी उनकी, मैं बार बार हर मीडिया चैनल में कहता हूं कि उनकी नीयत में कोई तब्दीली नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिकली डूब गए हैं, पैसा खत्म हो गया है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन उनकी नीयत में बदलाव नहीं है। वो आज भी पैसा आएगा, आज भी आपका गला काटेंगे। बिल्कुल। विकास, लास्ट कमेंट आपसे कि आखिर जमीनी स्तर को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे, परमानेंट इलाज क्या है, और साथ ही अपडेट इसका भी कि क्या ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी देखिए, ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और लगातार एरिया कॉर्डन किया गया है, क्योंकि अभी भी ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1 से 2 आतंकवादी जो है वहां पर और भी हो सकते हैं। बाकी जिस तरह से डीजीपी अपना एसपी जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन यहाँ पर आर्मी और पुलिस में बहुत बेहतर है। हमारे जो जितने भी हमारा सुरक्षा तंत्र है पूरी तरह से मजबूत है, और लगातार आप देखिए इनको घर घर जाके मारा जा रहा है। आप देखेंगे पिछले काफी समय से देखेंगे तो इनसे जितने मुकाबले हो रहे हैं वो जंगल के बीच में हो रहे हैं, जहाँ पे घने जंगल है, क्योंकि लोकलाइज जितने हैं उन्होंने भी इनका साथ देना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं जितना भी सुरक्षा तंत्र है उससे इनका जो ओवरग्राउंड वर्कर जो जितना भी था उसको कसा गया है। इस कारण ये लोग अब काफी ज्यादा बौखलाहट में ऐसे जो हरकतें कर रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।